हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यूपीएससी सी सेट सिलेबस के अकॉर्डिंग जो टॉपिक वाइज वीडियो मैं बना रहा हूँ उसका नेक्स्ट टॉपिक है एवरेज टाइप क्वेश्चंस, जो कि नंबर सिस्टम का पार्ट है। आप एक और दो क्वेश्चन मैक्स टू मैक्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं इससे, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या होता है कि आसान भी होता है और टाइम भी कम आपका लगता है और आप एक्यूरेसी के साथ सॉल्व भी कर सकते हैं। और जो लोग न्यू है मेरे चैनल पे उन्हें बता देना चाहता हूँ, इससे पहले ये जो 8 टॉपिक आपको दिख रहा है, ये आठों पे मैंने टॉपिक वाइज वीडियो बनाया है। ये हमारा एवरेज है, ये 9th टॉपिक है, ये 9th वीडियो है टॉपिक वाइज पे। और साथ में मैंने 4 मैराथन सेशन जिसमें कंप्लीटली आपको पीवाईक्यू इंक्लूड मिलेगा, हर कंसेप्ट इंक्लूड मिलेगा। पीएनसी, नंबर सिस्टम, लॉजिकल रीजनिंग, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड, डिस्टेंस, ए टू जेड आपको सी सेट यहाँ पर इस चैनल पे मिल जाएगा। कंसेप्चुअल क्लैरिटी, साथ में पीवाईक्यू प्रैक्टिस, और साथ में अगर बिगनर भी आप, इट इज़ ओके फॉर यू। ठीक है। और जो लोग न्यू हैं उनके लिए दिस इज द चैनल विच यू नीड टू सब्सक्राइब टू गेट अ गुड मार्क्स इन सी सेट। ठीक है, बिना लेट के अब चलते हैं डायरेक्टली क्वेश्चंस पे। द एवरेज वेट ऑफ ए बी सी इज 40, मतलब ए प्लस बी प्लस सी बाई 3 इज इक्वल टू 40। जिनको नहीं आता इक्वेशन लिखते जाइए। सेकेंड है द एवरेज वेट ऑफ बी डी ई इज 42, सो बी प्लस डी प्लस ई बाई 3 इज इक्वल टू 42। सो हमें निकालना क्या है, एंड और एक इंफॉर्मेशन दिया है द वेट ऑफ एफ इज इक्वल टू वेट ऑफ बी, तो एफ इज इक्वल टू बी है। ठीक है। और हमें निकालना है द एवरेज वेट ऑफ ए बी सी डी ई एफ, मतलब ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ निकाल बाई 6 निकालना है। तो यहाँ ध्यान से देखिए, ए प्लस बी प्लस सी क्या लिख सकते हैं, 3 इधर चला जाएगा तो 3 इंटू हो जाएगा, मतलब 120। ये 3 इधर चला जाएगा मतलब 126। तो ए प्लस बी प्लस सी का तो वैल्यू हमें 120 दिख रहा है, ये 120 हो गया। अब हमें डी ई एफ का वैल्यू निकालना है और हमें एफ इज इक्वल टू बी बताया है, तो बी को यहाँ अगर हम एफ से रिप्लेस कर देंगे तो डी ई एफ आ गया। तो डी ई एफ का वैल्यू क्या हो गया, 126। तो यहाँ 126 लिख दीजिए। बस अब यही इक्वेशन को सॉल्व करना है। 120 प्लस 126, 246 बाई 6, ये हो जाएगा कितना, 41। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी 41। ये सिंपल सा क्वेश्चन था। ये एवरेज क्वेश्चन कभी छोड़ के मत आइएगा। ठीक है। देर आर टू क्लासेज ए एंड बी हैविंग 25 एंड 30 स्टूडेंट। क्लास ए है एंड क्लास बी है। एक में 25 स्टूडेंट है, एक में 30 है। इन क्लास ए द हाईएस्ट स्कोर इज 21 एंड द लोएस्ट स्कोर इज 17, मतलब 17 से लेकर 21 के बीच में मार्क्स जा रहा है। एंड क्लास बी हाईएस्ट इज 30 एंड लोएस्ट इज 22, मतलब सेकेंड में 22 से 30 के बीच में मार्क्स जा रहा है। ये आपको क्लियर हो गया। देन 4 स्टूडेंट आर शिफ्टेड फ्रॉम क्लास ए टू क्लास बी, मतलब क्लास ए से क्लास बी में 4 स्टूडेंट को शिफ्ट कर दिया गया है। ठीक है। अब हमें कंडीशन, कुछ स्टेटमेंट दिया गया है। द एवरेज स्कोर ऑफ क्लास बी विल डेफिनेटली इंक्रीज। बोला गया है कि डेफिनेटली क्लास बी का जो एवरेज स्कोर होगा वो इंक्रीज करेगा। ठीक है, सॉरी डेफिनेटली डिक्रीज बोला है, डेफिनेटली डिक्रीज करेगा। अब हम क्या करते हैं, एक्सट्रीम कंडीशन लेके चलते हैं। क्लास ए का जो टॉपर स्टूडेंट होगा, जिसका 21 मार्क्स आया होगा, वो चला जाएगा, वो वैसा 4 स्टूडेंट चला जाएगा क्लास बी में। अगर वैसा भी अगर 4 स्टूडेंट क्लास बी में चला जाए, तब भी क्लास बी का जो सबसे मिनिमम स्टूडेंट है, जिसका मार्क्स 22 है, उसको भी वो कोप अप नहीं कर पाएगा। इसका मतलब है एवरेज को वो नीचे घटा देगा। ये आपको क्लियर है, क्योंकि जैसे क्लास बी का क्या है, 22 से लेकर 30 तक है, इसमें कुछ मार्क्स आया है, एवरेज मान के चलिए यहाँ कहीं लाई कर रहा होगा। ठीक है। अब हम लोग न्यू स्टूडेंट को ला रहे हैं जो कि 22 से भी कम है, मतलब यहाँ पर कहीं लाई कर रहा है, यहाँ पर 4 स्टूडेंट लाई कर रहा है। तो बट ऑब्वियस है कि एवरेज अगर यहाँ पर है और हम लोग स्टूडेंट का फ्रिक्वेंसी इसके लेफ्ट साइड बढ़ा रहे, तो एवरेज ये लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा। सो वही बोला है डेफिनेटली डिक्रीज, मतलब ये स्टेटमेंट एग्जैक्टली सही है। सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं। द एवरेज स्कोर ऑफ क्लास ए विल डेफिनेटली इंक्रीज। क्लास ए का एवरेज स्कोर डेफिनेटली इंक्रीज करेगा। अब यहाँ डेफिनेटली वर्ड यूज किया है, तो क्लास ए का एवरेज स्कोर इंक्रीज कब करेगा, जब 17 वाला जितना बच्चा है, जो 17 वाला कॉर्नर पे है, क्योंकि इस क्लास ए में 17 से 21 तक बच्चा है, तो 17 वाला जितना बच्चा है वो चल जाएगा क्लास बी में। ठीक है। तो एक केस है कि एक केस है कि इंक्रीज करेगा, लेकिन जब डेफिनेटली का बात आ जाता है तब हम लोग हर केस को देखते हैं। अगर हम लोग 21 वाला बच्चा को ही अगर हम लोग भेज दिए, जो 21 मार्क्स लाता है, वही 4 बच्चा को भेज दिए हम लोग क्लास बी में,
तो तब उस केस में आप देखेंगे कि क्लास ए का जो एवरेज है वो घट जा रहा है। इसका मतलब है जो डेफिनेटली इंक्रीज वाला स्टेटमेंट है ये गलत है। सम टाइम इट इंक्रीज, सम टाइम इट डिक्रीज बेस्ड ऑन द कंडीशन, डेफिनेटली नहीं होगा। इसका मतलब है इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ओनली वन। सो ये क्लियर हो गया आप लोगों को, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वो भी पूछ सकते हैं वहां भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन अ क्लास देयर आर 3 ग्रुप ए बी सी, इफ वन स्टूडेंट, जैसे ग्रुप है ए बी सी, ठीक है, अगर वन स्टूडेंट फ्रॉम ग्रुप ए, टू स्टूडेंट फ्रॉम ग्रुप बी आर शिफ्टेड टू ग्रुप सी, मतलब एक स्टूडेंट यहां से सी में चल गया, दो स्टूडेंट यहां से सी में चल गया, देन व्हाट हैपेंड टू द एवरेज वेट ऑफ द स्टूडेंट ऑफ द क्लास। बस यहाँ कैच पॉइंट क्या है, यहां बोला एवरेज वेट ऑफ द क्लास। हम लोग देख रहे हैं कि ये ए बी सी जो ग्रुप है ये सब क्लास के अंदर ही है। तो जब स्टूडेंट मूव कर रहा है, वन स्टूडेंट सी ग्रुप में मूव कर रहा है, टू स्टूडेंट सी में मूव कर रहा है, इसका मतलब है वो ऑलरेडी क्लास में है, क्लास में ही ग्रुप में मूव हो रहा है। क्लास, अगर क्लास एज अ वन एंटिटी देखे, उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट का चेंजेस नहीं हो रहा है। इसका मतलब है हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इट रिमेन्स अनचेंज्ड। क्योंकि ना तो नंबर ऑफ स्टूडेंट चेंज हो रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट चेंज ही नहीं हो रहा, तो वेट तो चेंज होने का मतलब ही नहीं बनता है। तो ये बस एक कैच पॉइंट आप रखिएगा, यहाँ ग्रुप नहीं पूछा, यहाँ क्लास पूछा है, इस कारण से हमारा ये सेम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज स्कोर ऑफ अ बैट्समैन आफ्टर हिज 50th इनिंग वॉज 46.4। मतलब वन इनिंग से लेकर 50 इनिंग तक, जैसे हम लोग I1 लेते हैं, वन इनिंग, I1 इज अ स्कोर ऑफ इनिंग वन, सो I2 प्लस डॉट 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 I50 डिवाइडेड बाई 50 इनिंग, ये एवरेज बोल रहा है 46.4। ठीक है, जब भी एवरेज का क्वेश्चन है आपको इस फॉर्मेट में लिखना है। तो 50 इनिंग के बाद इसका एवरेज 46.4 है। एंड सेकेंड है, आफ्टर 10th इनिंग हिज एवरेज स्कोर इंक्रीज बाई 2.6, मतलब 46.4 था, अब 2.6 से इंक्रीज हो गया, मतलब 0 6 2 8 1 9, मतलब 49 हो गया है। आफ्टर, मतलब आफ्टर 60th इनिंग, मतलब I1 प्लस डॉट 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 I60 तक बाई डिवाइडेड बाई 60, ये वैल्यू बता दिया गया है 49 है। ये आपको क्लियर है। देन क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज हिज एवरेज स्कोर इन द लास्ट 10 इनिंग, मतलब हमें निकालना है कि लास्ट 10 इनिंग में एवरेज स्कोर क्या है, मतलब I51 प्लस I52 प्लस डॉट डॉट I60 डिवाइडेड बाई ये टोटल नंबर कितना है 10 है, ये हमें कैलकुलेट करना है। और हमारे पास दो इक्वेशन है। सो देखिए फर्स्ट इक्वेशन को अगर ये 50 को हम इस तरफ लेके जाते हैं, ठीक है, तो I1 से लेकर I50 का वैल्यू हमें मिल गया। ठीक है, अब I1 से लेकर I50 का वैल्यू हम ये वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 46.4 इंटू 50 प्लस I51 से लेकर I52, I60 तक जाएगा बिकॉज ये 60 तक है, और डिवाइडेड बाई 60 इज इक्वल टू 49, और 60 को हम लोग इस तरफ ले जा रहे हैं 60। तो यहाँ से हमें कम से कम I51 से I60 का वैल्यू मिल जाएगा। वो क्या हो जाएगा, इसको हम लोग सिंपल एक I ही कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा I कंसिडर कर लेंगे तो I/10 हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब I इज इक्वल टू लिख सकते हैं 49 इंटू 60 माइनस 46.4 इंटू 50। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 9 6 54, 5 कैरी बचेगा, और 6 6 24, 5 29, और इसे 0 हो जाएगा 20, 2 कैरी, और 6 5 30 2 32, 3 कैरी, और 20 3 23। ठीक है, ये माइनस होने के बाद 0 2 और ये 6, मतलब 620 हो जा रहा I का वैल्यू। और हमारा हमें निकालना क्या है, I/10 निकालना है, मतलब 620/10 दैट इज 62। इसका मतलब है जो एवरेज होगा 51वां इनिंग से लेकर 60 इनिंग का एवरेज, वो है 62। ऑप्शन देख लेंगे 62 का है, 62 है हमारा ऑप्शन नंबर सी। सो ऐसे क्लियर हो गया, बस दो एवरेज का इक्वेशन लिखना था, और तीसरा एवरेज वाला जो हमें पूछा है 51 से 60 के बीच में, उसको सिंपल फॉर्मूला लगा के हमें निकाल लेना था। ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत बार मैंने कराया है। कंसिडर द फॉलोइंग डेटा। देखिए गर्ल्स का नंबर 9 है, बॉयज़ का 8 है, और एवरेज क्या है इंग्लिश में 8.8 है, और एवरेज हिंदी कितना है 876 एक्स है। हमें एक्स निकालना है। मैंने ट्रिक बताया था क्या है, जैसे इंग्लिश के लिए देते हैं, इंग्लिश में क्या है कि 8 से लेकर 9 तक हमारा नंबर दिया गया है टोटल, 8 से 9 तक एवरेज मार्क्स दिया गया है। गर्ल्स का एवरेज मार्क्स 9 है, और बॉयज़ का एवरेज मार्क्स एक्स है।
सॉरी 8 है, और ओवरऑल एवरेज मार्क्स कहाँ लाई कर रहा है, 8.8। इसका मतलब है कि अगर 8.8, ये कितना डिफरेंस हुआ, 0.2 का डिफरेंस है, तो 0.2 का डिफरेंस में हम लाइन मार्क कर लेंगे, ये 0.2 0.2 0.2 0.2। सो ये टोटल पार्ट कितना हो गया, ये 4 पार्ट हो गया और ये 1 पार्ट हो गया। सो इससे हमें पता चल रहा है क्या, जब एवरेज निकालते हैं किसी चीज का, तो एवरेज जिसके तरफ झुका रहता है उसका संख्या ज्यादा रहता है, और कितने में ज्यादा रहता है ये रेशियो बता देता है। इसका मतलब अगर एवरेज 8.8 है, जो कि 9 से एक पार्ट ही डिफर है, इसका मतलब है हम बता सकेंगे कि जो गर्ल्स का संख्या है, गर्ल्स इज टू बॉयज का जो रेशियो है वो 4:1 है। मतलब 4 बॉयज पे एक गर्ल्स है, सॉरी 4 गर्ल्स पे एक बॉयज है, ये रेशियो मेंटेन किया गया है। इससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरफ झुक रहा है उस तरफ हमारा ज़्यादा, क्योंकि अगर 9 गर्ल्स का एवरेज है तो बट ऑब्वियस है कि 9 ज़्यादा बार 9 आया होगा, तब तो एवरेज हमारा 9 के करीब झुका होगा, 8.8 हुआ होगा, और वो रेशियो हम 4:1 से निकाल लिए। तो हमें पता चल गया गर्ल्स एंड बॉयज़ का रेशियो पता चल गया 4:1। अब हिंदी का मार्क्स भी वही कर लेंगे, वैसे ही डिवाइड कर लेंगे, 4:1 रेशियो पता चल गया। अब 8 7 है, 7 ले लेंगे 8 ले लेंगे, और हमें पता है कि रेशियो किस तरफ झुकेगा, गर्ल्स की तरफ। तो गर्ल्स का मार्क्स कितना है, यहाँ से देखिए गर्ल्स का मार्क्स 8 है, तो 8, अब 7 8 में कितना, 4 1 5 हुआ, 5 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो ये 7.2 7.4 7.6 7.8। सो 5 पार्ट में हमारा एवरेज किस तरफ झुका होगा, गर्ल्स की तरफ। कितना पार्ट, एक पार्ट, तो गर्ल्स की तरफ यहाँ झुका होगा एवरेज, मतलब एवरेज कितना हो जाएगा 7.8। आप अगर फॉर्मूला से जाते हैं तो डायरेक्टली आप फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, और ये मेथड अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा इजीली बनेगा। तो 7.8 आंसर हो जाएगा एवरेज, दैट इज दिस वन। सो आपको ये क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएगा, आपको ज़्यादा परेशानी नहीं करना होगा और ज़्यादा फॉर्मूला में नहीं जाना होगा। ये एवरेज अप्रोच सबसे बेस्ट अप्रोच है, ठीक है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द एवरेज एज आर ऑफ द टीचर एंड द 3 स्टूडेंट इज 20 ईयर। मान के चलिए टीचर का एवरेज एज मान लेते हैं टी प्लस 3 स्टूडेंट, तो S1 प्लस S2 प्लस S3 डिवाइडेड बाई 4। ये एवरेज का फॉर्मूला होता है कि टोटल एज कैलकुलेट कर लेना डिवाइडेड बाई टोटल नंबर, जो 4 है, इट इज इक्वल टू 20। इफ ऑल द 3 स्टूडेंट आर ऑफ द सेम एज, मतलब S1 इज इक्वल टू S2 इज इक्वल टू S3, ये दे दिया। एंड द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ द टीचर एंड द ईच स्टूडेंट इज 20 ईयर, एंड टी माइनस कुछ भी ले लेंगे, इसको ऐसे ही मान लेते हैं, टी माइनस एस इज इक्वल टू 20 ईयर, देन व्हाट इज द एज ऑफ द टीचर। सो इतना सारा इक्वेशन दिया है, हमें बस टी निकाल लेना है। तो हमें क्या करेंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे, सिंपल सा एस, यहाँ से अगर हम लोग लिखना चाहें टी माइनस 20 इज इक्वल टू एस लिख सकते हैं, ये ला इक्वेशन से। और ये सेम इक्वेशन हम पुट कर देंगे कहाँ पर, फर्स्ट वाले इक्वेशन में। फर्स्ट वाले इक्वेशन में देखिए हम पुट कर रहे हैं, ये वाला इक्वेशन को रीसफल कर रहे हैं, टी प्लस S1 S2 S3 तीनों सेम है, मतलब 3s है, 3 इंटू एस का वैल्यू क्या है, टी माइनस 20, टी माइनस 20 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 20। अब टी का वैल्यू सिंपल निकाल लेंगे, टी प्लस 3t माइनस 60 इज इक्वल टू 80, सो दिस इज 40, दैट इज इक्वल टू 8 से 14 140, तो टी इज इक्वल टू 140 डिवाइडेड बाई 4, तो 4 3 12 और 2 जीरो, 4 5 20, मतलब टी का वैल्यू 35,000, मतलब टीचर का जो एज है वो 35 होगा। 35 देखेंगे कौन सा ऑप्शन है, 35 हमारा ऑप्शन नंबर सी है। ये बहुत इजी क्वेश्चन था, बस इक्वेशन निकाल के हमें सॉल्व कर देना था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनीता कट्स अ शीट ऑफ पेपर इनटू 3 पीसेस, लेंथ ऑफ फर्स्ट पीसेस इज इक्वल टू द एवरेज ऑफ ऑल 3 सिंगल डिजिट और ओल्ड प्राइम नंबर, ठीक है। सो पहला लेंथ जो है, लेंथ ऑफ फर्स्ट पीस, सो मान के चलते फर्स्ट पीस का लेंथ x है, दैट इज इक्वल टू द एवरेज ऑफ 3 सिंगल डिजिट ऑड प्राइम नंबर। सो 3 सिंगल डिजिट ऑड प्राइम नंबर क्या क्या है, 3 है, 5 है और 7 है। तो ये 3 का एवरेज क्या हो जाएगा, तीनों का सम डिवाइडेड बाई 3। सो इसको सॉल्व कर लेंगे, 7 5 12, 12 3 15, 15 बटा 3 दैट मीन्स 5। मतलब पहला जो लेंथ कट की है सुनीता वो 5 मीटर का या जो भी यूनिट है। सेकेंड, लेंथ ऑफ सेकेंड पीस इज इक्वल टू दी फर्स्ट पीस प्लस 1/3 ऑफ द लेंथ ऑफ द थर्ड, मतलब ये x p1 करके ले लेते हैं, p1 इज अ पीस 1, तो पीस 2 इज इक्वल टू p1 प्लस 1/3 ऑफ द लेंथ ऑफ द थर्ड, मतलब p3 बाई 3, ठीक है। फिर आगे है द थर्ड पीस इज एज लॉन्ग एज द अदर टू टुगेदर, मतलब p3 इज इक्वल टू
P1 प्लस P2। क्वेश्चन क्या है, द लेंथ ऑफ ओरिजिनल सीट ऑफ द पेपर इज, मतलब ओरिजिनल सीट ऑफ पेपर का लेंथ क्या है, मतलब P1 प्लस P2 प्लस P3 क्या है, सिंपल सा ये निकालना है। तो ये सिंपल क्वेश्चन हो गया। अब देखिए इसमें हम अगर P1 का वैल्यू 5 आ चुका है, तो पहले वाले इक्वेशन में अगर 5 सब्सटीट्यूट करते हैं तो P2 इज इक्वल टू 5 प्लस P3/3। सो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 3P2 इज इक्वल टू 15 प्लस P3 आ गया। ठीक है, अब यहाँ भी P1 का वैल्यू 5 सब्सटीट्यूट करेंगे तो P3 इज इक्वल टू 5 प्लस P2। ठीक है, ये हमारा वैल्यू आ गया। अब ये P3 का वैल्यू हम इसमें सब्सटीट्यूट कर देते हैं। ठीक है, तो ये इक्वेट कर लेते हैं, P2 इज इक्वल टू 15 प्लस P3 की जगह पर 5 प्लस P2, 5 प्लस P2, सो ये हो गया 20 प्लस P2। सो P2 हमारा इधर चला जाएगा, ये 3P2 यहाँ पर है, तो 2P2 इज इक्वल टू 20। सो P2 का वैल्यू क्या हो गया, 10 हो गया। सो P2 का वैल्यू 10 आ गया, तो यहाँ 10 पुट कर देंगे तो P3 का वैल्यू 15 आ गया। सो अब P1 P2 P3 देख लेंगे क्या क्या है। P1 का वैल्यू 5 है, P2 का वैल्यू 10 है, 5 10 15 और 15 30, मतलब टोटल सीट ऑफ पेपर का वैल्यू क्या होगा, D 30। ये सिंपल सा इक्वेशन वाला क्वेश्चन था, इसमें ज़्यादा कुछ एफर्ट नहीं लगाना था। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज द मंथली इनकम एक्स एंड वाई इन द रेशियो ऑफ 4:3 एंड मंथली एक्सपेंसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। सो एक्स और वाई है, इसका मंथली इनकम के लिए आई लिख देते हैं और एक्सपेंस के लिए ई लिख देते हैं। तो ये रेशियो है 4:3 का एंड एक्सपेंस का रेशियो है 3:2। हम लोग मान लेते हैं पी जो है, सपोज आई जो माने हैं, आई सपोज मान लेते हैं आई इज द इनकम ऑफ बोथ एक्स प्लस वाई और ई इज द एक्सपेंस ऑफ बोथ एक्स प्लस वाई, टोटल एक्सपेंस ऑफ एक्स प्लस वाई। तो जो एक्स के पास टोटल पैसा कितना सेव होता है वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो एक्स का इनकम कितना हो जाएगा, आई को माने हुए हैं कि दोनों का इनकम बराबर है, मतलब एक्स प्लस वाई इजल टू आई है, तो आई इंटू क्या रेशियो शेयर हो रहा, 4:3 का रेशियो है, तो 4/7, 4+3, ये आई कमा रहा है, मतलब इसका इतना सैलरी है, माइनस एक्सपेंस कितना हो जाएगा, ई दोनों का एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस में ई इंटू एक्स का शेयर कितना है 3/5, ये एक्स का सेविंग है जो कि 6000 है, दिस इज इक्वल टू 6000। ठीक है, अब वाई का सेविंग निकाल लेंगे सेम तरीका से। आई टोटल इनकम है, तो वाई का शेयर इनकम में कितना है, मतलब सैलरी में कितना है 3/7 माइनस एक्सपेंस में 2/5, दिस इज इक्वल टू 6000। सो अब हमारे पास दो इक्वेशन आ चुका है और दो वेरिएबल है आई और ई। सिंपल हम और दो वेरिएबल दो इक्वेशन, बस इसको सॉल्व कर देना है। देखते रहिए, हम सॉल्व कर रहा हूँ। सो ये हो गया 4i, पहला इक्वेशन को लिख रहा हूँ ये वाले पार्ट को, 4i माइनस 7 इज इक्वल टू 3e/5 इज इक्वल टू 6,000। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो ये 20i माइनस 21e इज इक्वल टू 6,000 इंटू 35, ये पहला इक्वेशन आ गया हमारा। ठीक है, दूसरा इक्वेशन को हम डायरेक्टली लिख रहे हैं, सिंप्लीफाई डायरेक्टली कर दे रहे हैं हम। ये 5 इधर जाएगा, इधर 3 मल्टीप्लाई होगा, मतलब 15i माइनस ये 7 और 2 मल्टीप्लाई होगा, 14e इज इक्वल टू 35, 6000 इंटू 35। इसका मतलब है देखिए, इसका RHS इक्वल दिख रहा है, तो इसका LHS भी इक्वल हो जाएगा। तो अगर हम LHS को इक्वल कर लेते हैं, ये दोनों पार्ट को इक्वल कर देते हैं, तो 20i माइनस 21e इज इक्वल टू 15i माइनस 14e। सो आई को इधर लेते आते हैं और ई को इधर भेज देते हैं, तो 20 माइनस 15, 5i इज इक्वल टू माइनस 14 प्लस 21, दैट मीन्स 7e। इसका मतलब है इनकम वर्सेस एक्सपेंडिचर, आई बाई ई कितना हो जा रहा, 7/5। इसका मतलब क्या हो जा रहा है कि अगर 7 पार्ट इनकम हो रहा तो 5 पार्ट एक्सपेंडिचर हो जा रहा है, तो केवल 2 पार्ट सेविंग हो पा रहा है। ये क्लियर है कि अगर आई के कॉरस्पॉन्डिंग मतलब इनकम के कॉरस्पॉन्डिंग 7 पार्ट है और एक्सपेंडिचर के कॉरस्पॉन्डिंग 5 पार्ट है, तो सेविंग 2 ही पार्ट हो पाया, क्योंकि 7 सैलरी हो गया, 5 इनकम हो गया और 2 पार्ट केवल सेविंग हो पा रहा है। अगर 2 पार्ट सेविंग हो पा रहा है जो कि 6000 है, सो 2 पार्ट सेविंग 6000 है, तो हमें निकालना क्या है कि व्हाट इज देयर टोटल मंथली इनकम, मतलब 2 पार्ट 6000 है तो 7 पार्ट कितना होगा,
सो दो पार्ट 6000 है, तो एक पार्ट हो जाएगा हमारा 3000, एक यूनिट मान के चलिए, तो 7 यूनिट कितना हो जाएगा, 7 इंटू 3000, दैट इज 21,000। ठीक है, ये 21,000 इनकम हो गया। सो 21,000 इनकम क्या हो गया, ये एक बंदे का इनकम हो गया, क्योंकि हम लोगों को क्या निकालना है कि दोनों बंदे का इनकम कितना होना चाहिए। तो ये इनकम का प्रपोर्शन एक बंदे का हो गया, आई जो हमारा रेशियो आया, तो दो बंदे का कितना हो जाएगा, 21 दूनी 42,000। सो जो कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर बी है। तो ऐसे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ एक कन्फ्यूजन आपको हो सकता है ये रिलेशन के बाद में, ये जो हम लोगों ने रिलेशन निकाला इनकम वर्सेस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू 7/5 का, ये निकाला हम लोगों ने कि कितना कमा रहा है इनकम और कितना एक्सपेंडिचर कर रहा है। तो 7 पार्ट इनकम है, 5 पार्ट एक्सपेंडिचर है। और आप बोल रहे होंगे कि मैंने 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया। चलिए 2 से मल्टीप्लाई नहीं करते, ये क्वेश्चन आपके माइंड में हो सकता है जब हम इनकम और एक्सपेंडिचर को x प्लस वाई लेके रखे हैं, कि दोनों का इनकम को आई रखे हैं, दोनों का एक्सपेंडिचर को ई रखे हैं, तब ठीक है, वही पार्ट से उसको भी करके मैं दिखा देता हूं। तो अब देखिए ईच पर्सन सेव 6,000, तो टोटल सेविंग क्या हो गया, x प्लस वाई का सेविंग 12,000 हो गया ना उस केस में। तो मैंने यहाँ 6,000 यहाँ लिया था, ये देखिए 6,000 लिया था। तो अब दो पार्ट सेविंग है, अगर दोनों का ऐड कर दिए तो दोनों दो पार्ट बराबर, 2 यूनिट बराबर 12,000, तो 1 यूनिट बराबर 6,000। तो हमें कितना यूनिट निकालना है, 7 यूनिट, क्योंकि 7 यूनिट कॉरस्पॉन्डिंग है हमारा सैलरी से, इनकम से। तो 7 यूनिट बराबर ये हमारा 6,000 इंटू 7, 6,000 इंटू 7 मतलब 42,000। सो आप दोनों तरीका से कर सकते हैं। मैंने यहाँ 6,000 ले लिया था इसलिए 2 से इंटू करना पड़ा। आपने दोनों दोनों का सेविंग क्लब करके लोगे तो 2 से इंटू नहीं करना होगा। तो आंसर हो गया 42,000, जो कि ऑप्शन नंबर सी है, और सॉरी ऑप्शन नंबर बी है। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। बस कैलकुलेशन था और कुछ नहीं था। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर 13 टू डिजिट कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इफ 39 इज अ मीन ऑफ फर्स्ट 5 सच नंबर। मतलब 39 मीन है, मतलब एवरेज बोल दिया है फर्स्ट 5 नंबर का। तो अगर 39 फर्स्ट 5 नंबर का एवरेज है तो पक्का है 39 के इस लेफ्ट साइड 2 नंबर होगा और राइट साइड 2 नंबर होगा, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस पे है। तो 37 एंड 35, और इधर हो जाएगा 41 एंड 43, क्योंकि ऑड नंबर लेना है। तो पहला 5 नंबर अपने को मिल गया, और बोला है कि 2 डिजिट के कंसेक्यूटिव 13 नंबर लेना है, तो 5 अपने को मिल गया। और पूछा क्या है, व्हाट इज द मीन ऑफ ऑल 13 नंबर। तो सिंपल 13 नंबर लिख देंगे और बीच वाला नंबर हमको कैलकुलेट कर लेना है। तो 43 के बाद 45, फिर 47, 49, देन 51, देन आप पूरा नंबर भी नहीं लिखना होगा, बिकॉज अगर 13 डिजिट होगा तो आपको पता है कि इसका मिड क्या होगा, जो सातवां 7th पोजीशन होगा वो मिड होगा, ये तो क्लियर है। और जो मिड होता है, अगर अगर कोई एक सीरीज चल रहा है और सीरीज का इक्वल डिफरेंस है सीरीज में, तो उसका मिड जो वैल्यू होता है वही मीन होता है, ये तो आपको पता है। तो सिंपल 13वां में जो 7वां नंबर पे पोजीशन होगा स्टार्टिंग से या पीछे से, तो वही हमारा मीन हो जाएगा पूरा 13 डिजिट का। इसमें 7वां गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 47 आ रहा। तो आगे हमें सीरीज भी नहीं लिखना, डायरेक्टली हम ए 47 को आंसर कर लेंगे। ये सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट मूव करते हैं। The monthly average salary paid to all the employees of the company is 5,000. The monthly average salary paid to the male and the female employees are 5200, 4200 respectively. तो सबसे पहले मेल के लिए M ले लेते हैं और फीमेल के लिए F ले लेते हैं, ठीक है। सो टोटल सैलरी कितना हो जाएगा, M नंबर ऑफ मेल्स एंड F टोटल मान के चलते, टोटल सम ऑफ द सैलरी ऑफ फीमेल इज F एंड M इज द टोटल सम ऑफ द सैलरी ऑफ द मेल, ठीक है। सो M इज M प्लस F डिवाइडेड बाई जो भी टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय होगा, तो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय मान के चलिए n है, मेल और फीमेल मिला के, दैट इज इक्वल टू 5,000। ये एक इक्वेशन बना। नेक्स्ट है, द मंथली सैलरी पेड टू द मेल एंड फीमेल एम्प्लॉय इज वॉज दिस। सो मेल को कितना पे किया जा रहा है, 5200, मतलब M हम लोगों ने माना था टोटल मेल का सैलरी, तो M डिवाइडेड बाई टोटल मेल, यहाँ N1 प्लस N2 कर देते हैं। N1 मेल का नंबर है, N2 फीमेल का नंबर है, तो N1 इज इक्वल टू 5200 एंड वैसे ही F डिवाइडेड बाई N2 इज इक्वल टू 4200। क्वेश्चन क्या है, द परसेंटेज ऑफ मेल एम्प्लॉय इन अ कंपनी। तो मेल एम्प्लॉय का हमें परसेंटेज निकालना है। सो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, बस ये हमें इक्वेशन मिल गया और इक्वेशन को सॉल्व कर देना है। सो कैसे सॉल्व होगा, आप देखिए पहला इक्वेशन से क्या लिख सकते हैं, M प्लस F दैट इज इक्वल टू 5000 N1 प्लस N2, ठीक है, ये एक हमारा आ गया। एंड यहाँ से क्या लिख सकते हैं, M को 5200 N1 लिख सकते हैं
और यहाँ से f को लिख सकते हैं 4200 N2, ठीक है। और हमें एक्चुअल निकालना क्या है कि परसेंटेज ऑफ मेल एंड फीमेल, मतलब हमें N1 और N2 निकालना है, बिकॉज N1 नंबर ऑफ मेल है और N2 नंबर ऑफ फीमेल है। N1/N2 हमारा टारगेट है निकालना, सिर्फ इक्वेशन में पुट करके। सो अब m का वैल्यू और f का वैल्यू ये वाले इक्वेशन में पुट करते हैं, ठीक है। सो m प्लस f है, तो यहाँ लिखते हैं m का वैल्यू 5200, N1 प्लस f का वैल्यू 4200, N2 इज इक्वल टू 5000 N1 प्लस N2, बस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। देखिए 2 जीरो हम काट दे रहे सब जगह से, ठीक है। तो इफेक्टिव क्या हो गया, 52N1 प्लस 42N2 इज इक्वल टू 50N1 प्लस 50N2। अब N1 साथ, ये N1 इधर कर देंगे, N2 को इधर भेज देंगे, तो ये 2N1 इज इक्वल टू 50 माइनस 42 8N2। तो यहाँ से N1 डिवाइडेड बाई N2 क्या आ गया, 8/2, दैट इज 4:1। इसका मतलब है N1 हम लोगों ने टोटल नंबर ऑफ मेल लिया था, N2 टोटल नंबर ऑफ फीमेल लिया था। तो हम देख रहे हैं कि टोटल 5 पार्ट हो रहा, जिसमें 4 पार्ट मेल है और 1 पार्ट फीमेल है, मतलब 80% मेल है, 20% फीमेल है। सो हमें निकालना क्या है, मेल और फीमेल एक बार देख लेते हैं। हमें मेल निकालना है कितना है, तो मेल कितना है 80%। सो ऐसे हम लोग सिंपल सा निकाल सकते हैं। बस एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, यहाँ जो एम हमने माना है, एम इज़ द टोटल सैलरी, मतलब जितना मेल मेंबर है सबका सैलरी को मिला के जो सम हो रहा है वो एम है, और एफ क्या है, टोटल फीमेल को जो सैलरी मिला है के एफ हो रहा। इस कारण से ये इक्वेशन लिखा है, क्योंकि ये टोटल सैलरी हो गया, ये टोटल नंबर हो गया, और ये इंडिविजुअल का सैलरी और टोटल इंडिविजुअल का नंबर हो गया, और हमें N1/N2 निकाल लिया। सो ये इस इक्वेशन से आपने सिंपल से क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। क्वेश्चन इज द सम ऑफ द एजेस ऑफ 5 मेंबर कंप्राइजिंग ऑफ अ फैमिली 3 years अगो। तो जब भी ऐसा वाला क्वेश्चन आए, मैंने बोला है टाइमलाइन एक डिसाइड कर लेने, ये प्रेजेंट टाइम है, ठीक है। इसमें 5 मेंबर का फैमिली है, तो मान लेते हैं पांचों मेंबर M1, M2, M3, M4, M5, ये एट पर्टिकुलर इस पॉइंट पे M1, M2, M2, 3, M4, M5 ये एज है। तो बोला क्या गया है कि 3 years अगो उनका एज का जो सम था वो 80 था, तो ये पॉइंट मान लेंगे -3 पे। अगर ये 0 है तो 3 साल पहले का जो एज है, M1 का एज 3 साल का पहले क्या होगा, M1-3, M2 का M2-3, M3 का एज होगा M3-3, M4 का M4-3 और M5 का M5-3। ये टोटल सम कितना है, 80 ईयर्स बोल रहा है, दैट इज इक्वल टू 80। तो यहाँ से हमारे इक्वेशन से क्या आएगा, M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4 प्लस M5, इसको हम लोग लिख दे रहे कैपिटल M, माइनस 3 5 बार है मतलब 15, दैट इज इक्वल टू 80। तो M का वैल्यू कितना आ जा रहा, 80 प्लस 50 95। सो ये M का वैल्यू आ गया, मतलब करेंट टाइम में सबका एज, क्योंकि M क्या लिए हैं हम लोग, M1 प्लस, यहाँ लिख देता हूँ, M हम लोगों ने माना है M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4 प्लस M5, जो कि M1 M2 करेंट एज है सबका, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। द एवरेज एज ऑफ द फैमिली टुडे इज सेम एज इट वाज 3 years अगो बिकॉज ऑफ एन एडिशनल बेबी बॉर्न ड्यूरिंग द इंटरवीनिंग पीरियड। सो एवरेज एज जो 3 साल पहले था वो वही एवरेज एज अभी भी है। यहाँ जो एवरेज एज था, यहाँ भी अभी एवरेज एज सेम है, बिकॉज बीच में कहीं एक बेबी पैदा हुआ होगा, मान के चलो इस पॉइंट पे बेबी का जन्म हुआ होगा, बेबी 0 year की होगी, और इसके बाद ये जो x मान लेते हैं, ये x ईयर, इस पॉइंट पे आके जो बेबी का होगा, बी फॉर बेबी, इसका एज हो गया x, ठीक है। ये क्लियर है। अब ये दो इक्वेशन को इक्वेट करना है, तो पहले हम निकाल लेंगे कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे एवरेज एज कितना है। तो इस पॉइंट पे एवरेज एज निकालने के लिए इस पॉइंट पे हमें निकालना होगा टोटल जो पांचों मेंबर है उसका टोटल एज कितना है डिवाइडेड बाय 5। तो इस पॉइंट पे टोटल एज कितना है, ये M1-3, M2-3, ये टोटल एज है, ये टोटल एज है। इसका वैल्यू कितना आया था हमारा M-15, तो M-15 इज अ टोटल एज, ठीक है। तो M-15 इज अ टोटल एज, या M-15 नॉट, आप डायरेक्टली यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, द सम ऑफ द 5 मेंबर कंप्राइजिंग ऑफ अ फैमिली 3 years अगो इज 80, मतलब 80 ईयर दे चुका है कि 3 साल पहले पांचों फैमिली मेंबर का जो सम है वो 80 है। तो उस समय एवरेज कितना होगा, सिंपल उस समय का एवरेज 80
सम है बाई 5, ये एवरेज हो गया, तो 80 बाई 5 ये हमारा हो जाता है कितना 16, ठीक है 16 एवरेज हो गया। और अभी का एवरेज अब निकाल लेंगे, बेबी के साथ अब एवरेज निकालेंगे। तो अभी पांचों मेंबर का जो सम हम लोग निकाल चुके हैं m1 प्लस m2, ये हमारा कितना आ चुका है 95। तो पांचों मेंबर का सम 95 आया है, प्लस वो बेबी कितना ईयर की होगी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे x पे, डिवाइडेड बाई 6, क्योंकि अब 6 मेंबर है, दैट इज इक्वल टू प्रीवियस एवरेज 3 साल पहले वाला एवरेज, दैट इज इक्वल टू 16। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे, 95 प्लस एक्स इज इक्वल टू 16 इंटू 6, तो ये हो जाएगा 6 3 कैरी 9 96। तो x का वैल्यू क्या हो गया 96 माइनस 95 दैट इज 1, मतलब वो जो बेबी था उसका ईयर कितना होगा 1 साल 1 ईयर, ठीक है। वही हमें पूछा है कि हाउ ओल्ड द बेबी इज, तो x का वैल्यू 1 आ गया, मतलब बेबी का ईयर 1 ईयर है, ठीक है ये क्लियर है। बस ये ध्यान दीजिएगा कभी कभी लोग ये 95 डिवाइडेड बाई 5 करके एवरेज एज ले लेते हैं, 95 डिवाइडेड बाई 5 नहीं होगा, बिकॉज m जो है वो इस पॉइंट के लिए है, मतलब जो अभी करेंट पॉइंट है इसका समेशन हम लोगों ने m लिया है, और हमें चाहिए एवरेज एज 3 ईयर बिफोर, तो हमें इस पॉइंट का समेशन चाहिए जो कि 80 ईयर दिया हुआ है, दैट्स वाई 80 बाई 5 लेंगे, ठीक है। ये आप एक बार ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये गलती हो सकता है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट ऑन हर फर्स्ट 3 टेस्ट रिसीव एन एवरेज स्कोर ऑफ n पॉइंट्स। पहले 3 टेस्ट में एवरेज स्कोर n है, मतलब मान के चलिए T1 प्लस T2 प्लस T3 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू n, ठीक है। T1 T2 T3 आर द नंबर ही गॉट इन टेस्ट 1 टेस्ट 2 टेस्ट 3, ठीक है। इफ सी एक्सीडेड हर प्रीवियस एवरेज स्कोर बाई 20 पॉइंट्स ऑन द फोर्थ टेस्ट, देन व्हाट इज द एवरेज स्कोर फॉर द फर्स्ट 4 टेस्ट। मतलब बोल रहा है कि प्रीवियस एवरेज स्कोर बाई, मतलब फोर्थ टेस्ट में क्या है T4 में क्या हुआ, जो n था इससे 20 ज्यादा उसने ला दिया नंबर, तो बोला गया है कि व्हाट इज द एवरेज स्कोर फॉर द फोर्थ टेस्ट। सो चारों टेस्ट का एवरेज स्कोर का क्या फॉर्मूला होगा, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 डिवाइडेड बाई 4, ये हमें निकालना है। तो T1 प्लस T2 प्लस T3 हमें यहाँ से निकल जाएगा, इसको अगर T1 प्लस T2 प्लस T3 क्या हो जाएगा, यहाँ 3n हो जाएगा, ठीक है। यही 3n हम इस जगह पे पुट कर देते हैं। सो 3n प्लस T4 का वैल्यू यहाँ से लेते हैं, n प्लस 20 डिवाइडेड बाई 4, इसको सॉल्व करेंगे तो 4n प्लस 20 बाई 4 कॉमन ले लेते हैं, तो n प्लस 5 आ गया हमारा बाई 4, सो 4 कट गया, तो वैल्यू क्या बच गया हमारा n प्लस 5, जो कि एवरेज हो जाएगा 4 का। सो ऑप्शन नंबर देखेंगे n प्लस 5, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। ये भी एवरेज का सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा और मैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन है, द एवरेज रेनफॉल ऑफ द सिटी ऑफ द फर्स्ट 4 days was recorded to be 0.4 इंच। तो फर्स्ट 4 days में मान के चलिए D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस D4 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 0.4, तो ये 4 को हम लोग यहाँ भेज देते हैं, तो इसका सम क्या आ गया 1.6। नेक्स्ट बोला है द रेनफॉल ऑन द लास्ट 2 days इज इन द रेशियो ऑफ 4:3, मतलब D5 रेशियो D6, हम रेनफॉल ले रहे डे का D5 D6 दैट इज इक्वल टू 4/3, ठीक है। नेक्स्ट बोला है द एवरेज ऑफ 6 days वाज 0.5, तो एवरेज ऑफ 6 days क्या होता है D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस D4 प्लस D5 प्लस D6 दैट इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई 6 है, दैट इज इक्वल टू 0.5, तो ये 6 को हम इधर ले गए, सो ये क्या हो गया 6×5 30, मतलब यहाँ 3 हो गया। तो अब आप क्या देख रहे हैं कि D1 से D4 का सम 1.6 है और D1 से D6 का सम 3 है, तो यहाँ से D5 प्लस D6 क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 3 माइनस 1.6 होगा। बस हम ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 किए हैं। लेफ्ट हैंड साइड में ये D1 से D4 तक कट जाएगा, D5 D6 बच जाएगा, और राइट हैंड साइड में 3 माइनस 1.6 होगा, ये हो गया 1.4। तो D4 प्लस D5 1.4 है, और हमारा रेशियो पता है D5 टू D6 रेशियो 4/3 है, और हम देखते हैं निकालना क्या है, हमें निकालना है रेनफॉल ऑन द 5th डे। तो 5th के कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो क्या है 4 है, तो हमें पता है रेशियो वाला सम कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई टोटल वैल्यू 4 प्लस 3 7 इंटू D4 D5 प्लस D6 का टोटल वैल्यू कितना है, ये है 1.4 इंटू 1.4, ये वैल्यू हो जाएगा 5th डे का रेनफॉल। सो इसे कैलकुलेट कर लेंगे, ये 10 हो गया, ये 2 हो जाएगा, और दैट इज इक्वल टू 8 और 10 डिवाइड मतलब 0.8, सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा
फिफ्थ डे का रेनफॉल 0.8 इंच, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी है। सो ये वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन एवरेज का था। ठीक है, इस क्वेश्चन के साथ ही एवरेज का टॉपिक कंप्लीट होता है। सो ऑलमोस्ट जितना भी एवरेज का वेराइटीज होता है वो मैंने करा दिया है। सो ये हमारा 9th टॉपिक हो गया टॉपिक वाइज वीडियो में। नेक्स्ट टॉपिक जो आने वाला है वो है एज रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, उसके बाद एलसीएम एचसीएफ। एक मैंने न्यू टॉपिक ऐड किया है क्यूब वाला, जिसमें मैं क्यूब से रिलेटेड कंसेप्ट कराऊंगा, बिकॉज एक या दो क्वेश्चन मैंने देखा है क्यूब का रहता ही है, तो उससे उसका आपका क्लैरिटी हो जाएगा। और डीआई से कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है, एक क्वेश्चन ही मैक्स टू मैक्स पूछेगा, तो उसके लिए एक शॉर्ट वीडियो में बना दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। और जो लोग न्यू आए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर टुडे।